अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऑफिस के अंदर 2 साल मुकम्मल कर लिए। 2 साल हुकूमत हो गई इमरान खान की। जो वादे वो अपोजिशन लीडर के तौर पर करते थे या कंटेनर पे खड़े होकर जिन चीज़ों के ऊपर नारे बुलंद करते थे वो कुछ वो कर नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए इन 2 सालों में। थोड़ा सा मोटे मोटे उनके अहदाफ जो बातें वो कहा करते थे और क्या कुछ वो डिलीवर कर पाए। अगर इक़्तिसादी मामला से शुरू करें तो शायद उनकी इकनॉमिक टीम की जो चॉइस थी ओपनिंग बैट्समैन से वो गलत थी और इब्तदाई मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी भी उनका सामना करना पड़ा या इमरान खान को पोलिटिकल चैलेंजेस जो पहले साल में सामने आए उनके बुनियादी वजह उसकी उनकी इकनॉमिक टीम की फेलियर थी। नॉन प्रेपरेशन थी, कोई तैयारी करके नहीं थे आए। पता था डे वन से चॉइस कौन है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद जब ऑफिस से ज्यूम किया तो 7-8 माह सिर्फ इधर उधर देखते ही गुजर गए। ये फैसला नहीं कर पाए कि हमें दाएं हाथ मुड़ना है कि बाएं हाथ मुड़ना है, और इन डिसीजन की कॉस्ट बहुत हैवी होती है इक़्तिसादी मामलात के अंदर। आपका 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 300-350 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, 325 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, अब तो श्रिंक होकर साइज़ छोटा हो गया। तो इसमें फ़ैसले चाहिए थे, फौरी इमीडिएट नौयत के फ़ैसले चाहिए थे। फिस्कल साइड को हमने अकेला छोड़ दिया, IMF से एग्रीमेंट का फ़ैसला नहीं बर वक्त कर पाए, जिससे हमारी इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग थी मल्टीलैटरल एजेंसीज की वो तमाम फ्रीज़ हो गई। 8-10 माह का प्रेशियस टाइम जो था वो ज़ाया हो गया। उसके बाद आर्मी चीफ और इमरान खान को एक ऐसी नौबत आ गई कि इनको दोस्त ममालिक के दौरे करके 10 अरब डॉलर इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि हमारे रिजर्व्स इतने नीचे जा चुके थे कि ख़तरनाक हद थी। हम लोगों के कर्ज़ों की किस्तें अदा करने की पोजीशन में नहीं थे। इस पे भी देखिए क्या हुआ कि 10 अरब डॉलर बारो करके लाए तो उसमें से 4.6 बिलियन डॉलर हमें इंटरबैंक में बेच देना पड़ा मजबूरी के आलम में। जो क्रिटिसिज्म था इसहाक डार इंटरबैंक में डॉलर बेचता है ताकि रुपए का रेट ना गिरे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले 8 माह में 4.5 अरब डॉलर मार्केट में बेचा। उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हुआ, हमने एक्सचेंज रेट वो जो इब्तदाई दिनों में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 135 रुपये का वो कहते थे, मुतालबा करते थे कि 135 पे इसको लेकर आएँ, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनेगा। वो अब 170 पे घूम रहा है। बरामदात हमारी बढ़ी नहीं बढ़ पाई, एक्सचेंज रेट नीचे भी गिर गया, बरामदात फिर भी नहीं बढ़ी। उसका दूसरा पहलू ये किया है कि फिस्कल साइड के ऊपर पहले साल में ही 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल हो गई और ये नज़र आ रही थी, एंटिसिपेशन नहीं की गई और हमारी कमज़ोर मैनेजमेंट के नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान हो गया। तो उसकी कॉस्ट और प्लस ये जो पोस्ट कोविड फिनोमिना है, इसने इक़्तिसादी मामलात को मुश्किल में रखा। पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेगेटिव GDP ग्रोथ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर चल गई। फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में आ जाएँ तो इमरान का एक इंटरनेशनल स्टार पावर है, वो दुनिया में जहाँ जाते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो अहलिया थी महातीर की, तो उन्होंने एक्सलेंसी मे आई होल्ड योर हैंड, तो वो पूरी दुनिया में खबर छपी कि महातीर की अहलिया ने इमरान खान को, वो एक स्टार है दुनिया में जहाँ जाता है। ट्रंप के साथ बैठ के मसला कश्मीर का जिक्र हुआ, वो चीज़ें उनकी रजिस्टर हुई। बल्कि UN जनरल असम्बली के अंदर बड़ी जानदार उनकी एक तकरीर थी, दोबारा आने वाला सितंबर, वो दिखाइएगा। पिछली तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा था ये वो तकरीर थी जिससे इनको बहुत पजीराई मिली, लेकिन इंडिया ने जब ट्रंप कश्मीर के ऊपर सालसी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। फिर पाकिस्तानी इलाकों में बालाकोट पे अंदर हमलावर हो गए। फिर पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वो अभिनंदन वाला जहाज़ जो था हमारे इलाकों में आया और हमने उसको मार गिराया। ना सिर्फ उसको मार गिराया बल्कि उनका एक और जहाज़ था लेटेस्ट वर्जन का, उसको भी मार गिराया, उसका मलबा उनके अपने इलाकों में गिरा। फिर हमने पायलट भी वापस कर दिया, उनका एक अच्छा इंसानी जज्बा जो था उसका मुजाहरा किया गया। ये वो चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपर हैंड नज़र आया, लेकिन गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर कंप्लीट फेलियर नज़र आई। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है उसके ऊपर उनका एतमाद बहुत ही कमज़ोर हमें नज़र आया। वफाक के अंदर भी इन्हिसार ऑर्डिनेंसेस के ऊपर रहा, कानून साजी के ऊपर कम रहा। हाज़िरी इमरान खान समेत इनके वज़राए आला जो हैं, पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार और KP के अंदर महमूद खान ना होने के बराबर उनकी रही। तो ये वो चीज़ें थी जो इनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए कि अगर इस निज़ाम के ऊपर यकीन है तो इसको मजबूत करना है। एक और इनका नारा था अकाउंटेबिलिटी, जितने चोर होंगे उनको एक एक पकड़ के अंदर करूँगा। वो एक एक के ऊपर मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कमज़ोर मुकदमों की बिना पर सारे लोग बारी बारी छूट भी गए। जिससे एक एक को अंदर किया था वो एक एक करके सारे बाहर आ गए। तो ये एक इशू है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे के ऊपर 2 साल के बाद खड़ी है। जो इसका बड़ा नारा था अकाउंटेबिलिटी, उसमें कामयाबी नहीं हुई। इक्तिसादी मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन एक रोशनी की किरण नज़र आती है अभी कि हम बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हैं। जितना नीचे गिर सकते थे हो आए उतनी हमने ज़मीन टच कर ली। अब यहाँ से ऊपर आने के लिए हो सकता है कि हमें थोड़ी सी गुंजाइश मिले और इक्तिसादी बहाली का अमल शुरू हो जाए, लेकिन पोलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान के लिए चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर
उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहे और इक़्तिसादी तरक्की का अमल आगे शुरू हो। इकनॉमिक एक्टिविटी को किल करके मुल्क तरक्की नहीं करते। इकनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाकर साइज़ ऑफ द पाई आप बढ़ाते हैं तो उससे आपके टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ते हैं, नई जॉब क्रिएशन होती है, लोगों को वसाइल उनके हाथों में जाते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है और यहीं से गुर्बत मिटाने का अमल शुरू होता है। वो जो लोगों के लिए हम खसूसी घर बनाते हैं कि जिसको खाना नहीं मिला वो वहाँ आ जाए, वो एक हिस्सा तो हो सकता है आपका पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, लेकिन हम आधी आबादी को उन घरों में खाना नहीं खिला सकते। इस वक्त आधी आबादी उस सूरत हाल से शिकार है उसका। आज जो शुरा है हमारे साथ प्रोग्राम में, फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर है, और मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इसके अलावा दूसरे मेहमान भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। वाडा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। शायद गवर्नेंस से अगर एक सिंगल मेजर आइटम मुझे उठाना पड़े तो गवर्नेंस की फेलियर नज़र आती है। उस्मान बुज़दार के ऊपर यही क्रिटिसिज्म है, महमूद खान के ऊपर यही क्रिटिसिज्म है, आपकी वफाकी काबीना लार्जली उसी का शिकार है। इमरान खान ओवर वर्क नज़र आते हैं कि सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक बंदा आपका नॉन स्टॉप काम कर रहा है, लेकिन आपकी काबीना उस रफ्तार से काम नहीं कर पाती। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि जो आपने कहा कि इमरान खान साहब सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइम मिनिस्टर जितने भी पाकिस्तान में गुजरे वो इस हद तक काम नहीं किसी ने भी किया, और ये उनका पैशन है पाकिस्तान को इन परेशानियों से निकालना, और वो खुशी से काम करें। हम भी उस पर एतराज़ करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि कई चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं इंटरवीन करना चाहिए, मतलब उससे नीचे चीज़ें, बट वो हर चीज़ के अंदर बारीकी से संभाल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा गवर्नेंस की बात, देखिए गवर्नेंस में ये नहीं कह सकता कि 500% या 100% एज़ पर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन गवर्नेंस की अगर आप बात करें तो गवर्नेंस को मैं इस तरह देखता हूँ कि कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़ा स्कैंडल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का आज 2 साल होने को आया माशाल्लाह से, और कोई ऐसा बड़ा स्कैम या स्कैंडल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। और ओवर एंड अबव गवर्नमेंट के ऊपर अगर आ भी जाए, एक मिसाल है किसी वज़ीर के ऊपर आ जाए, सूबाई या वफाकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर वो जो ईमानदारी का स्टैंप उनके साथ लगा हुआ है, जो उनके दुश्मन भी कहते हैं ईमानदार आदमी है इमरान खान साहब, ना उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई, ना उनका कोई ख़ानदान का बंदा आगे आया, ना उनके बेटे ने कोई जदादें ले ली या कोई पॉलिसीज़ बना लिया, ऐसा रोज़ निकाल के टेंडर्स ले लिए। तो ये तो आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है कि जो शायद 65 साल में नहीं हुआ वो आपको इस 2 सालों में नजर आया कि एक ईमानदार साफ शफाफ इमरान खान की ज़ात के ऊपर ये बिल्कुल कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पैसे खाए। मेरा ख्याल है वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि एक क्रिकेटर जिसको इंटरनेशनल इतनी एक्नॉलेजमेंट या रिकग्निशन मिली है वो इस तरह का काम मुझे नहीं लगता करेगा। लेकिन उससे नीचे आ जाए, आटा बहरान, चीनी बहरान, पेट्रोल बहरान, हर चीज़, अद्वियात बहरान, और वो बिलियंस ऑफ रुपये की बात होती है, 100 अरब रुपये फक्की लग गई, 50 अरब रुपये फक्की लग गई, थिंग्स लाइक दैट। देखिए नीचे काबीना में कोई काबिलियत की काफ़ी कमी लगती है। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि आप जिस बहरान की बात करें, चाहे आप शुगर की बात करें, आटे की बात करें, पेट्रोल की बात करें, बिल्कुल ठीक है बहरान आए, लेकिन इस बहरान आया क्यों? देखिए सबसे पहले तो ये आपको पता चलना चाहिए, या आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर ओवरग्रो किया लोगों ने, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से किया। यानी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ मिनिस्टर का जानने वाला हूँ तो मैं ओवरनाइट ग्रो कर गया हूँ। मतलब अगर आप क्रेडिबिलिटी या क्रेडेंशियल्स देखें, या एक आदमी जिसने आके असेंबली में एज एन एमएनए आया, उसकी वो हिस्ट्री नहीं थी, साइकिल पे बैठ के आया, वो रातों रात शुगर मिल्स का मालिक बन गया, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ज़मीनों पे बैठ गया, तो एक कार्टेल और एक माफिया बन गया। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है मालिक साहब, नदीम भाई, कि अगर आप किसी माफिया के अंदर हाथ डालें तो ये सेहरा भी इमरान खान साहब के ऊपर जाता है, और ये एक्सपेक्टेड था जो हुआ है, हमें कोई शौक नहीं लगा। जब भी आप करेंगे किसी कार्टेल के अंदर, ताकतवर लोगों के आगे वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। 70 रुपये पे चीनी थी जब आपने उस कार्टेल को हाथ डाला, माफिया कहा इमरान ने 10 दफ़ा कि मैंने इस माफिया को पकड़ना है, अब 100 से ऊपर चली गई है। तो यू आर फेलिंग सर, नहीं, एक्सेप्ट इट। देखिए नदीम मलिक साहब, जो फेलियर का सब पार्ट होगा ना, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि देखिए अगर मेरी कारोबारी सख्त है, साख्त के तहत मैं ओवर पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स ग्रो कर गया हूँ। इतना ओवर ग्रो कर गया हूँ कि यहाँ आपको ऐसे भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे जो हुकूमत चला रहे हैं, चलाते आए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह नामों का पता है। ये है कि वो माफियाज आर मोर पावरफुल देन द स्टेट। दे वर। अब पहली दफा जब हाथ डाला है तो इट इज अ डिफिकल्ट फेस, ये एक दफा ग्राफ ऊपर जाएगा जो उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कर्व बिल्कुल नीचे गिरेगा। सख्ती होनी है, और सख्ती के बाद जब बैकबोन, देखिए अभी तो हमने गिरबान पे हाथ डाला है, वो छत्ते के अंदर हाथ डाले, सारी मक्खियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने शॉर्ट कर दिया, हमारा प्राइस ऊपर चली, दिस इज नॉर्मल। लेकिन इसका जो इवेंचुअल रिजल्ट आना है, 10 लोग आपकी काबीना में बैठे हैं, वो इनकी तरफ उंगली उठा लें, लेकिन बाकी 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी हैं। नदीम मलिक साहब, मैं उस पर भी आपसे कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक
मोर देन क्वार्टर ऑफ ईयर अपनी लाइफ का उनको दिया है। जितना मैं उनको जानता हूँ और मेरे से ज़्यादा शायद आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के लिए जब इंसाफ की बात है तो अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं रहता। और आपने देखा आंख के तारे उनके उजल हुए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है इस 2 साल के अंदर जो अनप्रेसिडेंटेड। रंजा साहब आपको 2 साल की कारकर्दगी, आप उसके ऊपर क्या राय देते हैं? देखिए, पहले बात जो गुफ्तगू चल रही थी उसी पे आ जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर अभी तक कोई स्कैंडल सामने खुल के नहीं आया। अगर उसको एक तरफ रखा जाए, मुझे ये बताइए मुआवनत क्या होती है? अगर आप अपने पास इस स्टूडियो में एक कैमरामैन ऐसा रख लें जो कि कई किस्म की क्रिमिनल कार्रवाइयों में मुलव्वस हो, तो अल्टीमेटली आपसे भी पूछा जाएगा भाई आपने ऐसा बंदा क्यों अपने साथ रखा हुआ है। उसी तरह इमरान खान साहब की काबीना में देख लें, आपने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को देख लें, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं दवाइयों को। उसके बाद आमिर कियानी साहब, छुट्टी हुई, सज़ा नहीं हुई ना। जो आओ लूटो खाओ पियो निकल जाओ छुट्टी, भाई छुट्टी इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने एक बॉलर खिलाते थे ताउर रहमान, जो नो बॉल या ऐसी बॉल जानबूझ के फेंकता था जिस पे मार पिटती थी। वो जस्टिस क्यूम वाली रिपोर्ट के अंदर उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया। ये है, आप विलफुली एक गलत काम कर रहे हैं। दूसरा है कि आपकी 11 मेंबर टीम है, उसमें से 4 बंदे नलायक हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये 2 मुख्तलिफ सिनारियोज हो गए। देखिए, एक तो है नलायकी, ठीक है, इनकॉम्पिटेंस, वो अपनी जगह पर है। एक है कॉम्पिटेंस बट श्रूडनेस कपल्ड विद करप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, आमिर कियानी साहब की इंक्वायरी वी नो के नैब में पड़ी हुई है, सबको पता है कि वो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो प्राइसेस एकदम इन्फ्लेट हुई थी। कहते हैं 4-5 अरब की करप्शन हुई है। मैं डिटेल मांगता हूँ, अभी तक कोई देता नहीं देता। अब उस डॉक्टर तानिया, उनकी अपनी वो कंपनी थी, जो कंपनी उन्होंने पाकिस्तान में वो डिजिटलाइजेशन की रजिस्टर कराई, उसमें जहांगीर तरीन साहब डायरेक्टर थे, और वो उसी ओहदे की जाके उन्होंने वजारत भी पे बैठ गई। और वो सारी जो डेटा कलेक्शन होनी थी, वो जिस कंपनी ने जो काम अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए करना था, तनख्वाहें देनी थी, वो सारा काम वो मिनिस्ट्री में बैठ के होने वाला था। वो क्या करप्शन नहीं थी? क्या हुआ उसके ऊपर? कोई सजा जजा? खुसरो बख्तियार साहब का मामला उसी तरह है। रज़ाक दाऊद साहब की कंपनीज़ हैं, वो ठेके ले जाती हैं, और सारे आपके जो बड़े डैम्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले हुए, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं मिले हुए। आज भी जिस दिन भी वो केस खुलेगा, ये तो साथ बैठे हैं ना, ये वो कहते हैं कि मैं उस कंपनी में नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कहते हैं कि मैं उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं बेनिफिशियरी तो हूँ। अभी जो ये सारा लॉ लेके आ रहे हैं आमला और एंटी मनी, उसमें क्या लफ्ज डाल रहे हैं? अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अच्छा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, करप्शन का केस नहीं है। अब उसके बाद चले ठीक है, वो कह रहे हैं, मैं अब मानता हूँ। बाबर याकूब साहब देख लें, तेल की जो कंपनीज हैं उसमें वो डायरेक्टर है पाकिस्तान। नदीम बाबर साहब को देख लें, वो क्लासिक केस है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और पैसे भी बना रहे हैं, उस पूरी पोजीशन से उन्होंने पैसे भी बनाए हैं। परवेज़ खटक साहब तो खैर पुरानी वो चीज़ें हैं ना, जो KPK में हो गया उस तारीख में, वो तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। जो भी इस गवर्नमेंट में लूट मार हो रही है, और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट काम ये है कि एक कार्टलाइजेशन की ज़रिए ये सारी लूट मार हो रही है, और एक पूरी स्कीम। अच्छा, मैं एक आपसे पूछ लूँ, फिर इससे इनकी वजाहत लेते हैं। इमरान खान ने पहले असद उमर की छुट्टी कराई, जो ये जाना जाता था कि PTI का स्टार प्लेयर है, वो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर ने खुद को कहा था, लेकिन इमरान खान ने नॉन परफॉर्मेंस के बायस उनकी छुट्टी खुद करवाई। ज़फ़र मिर्ज़ा तानिया की छुट्टी करवाई गई। इसी तरीके से जहांगीर तरीन उनकी पार्टी के स्टार थे, जो बंदे जितने इंडिपेंडेंट्स वो पकड़ के लेकर आए थे, कोई और नहीं लेकर आया। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो आप इसके ऊपर उन्हें क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जब कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मुझे बताएं कि वो कार्रवाइयाँ क्या हैं, ब्लैक एंड वाइट, उसका क्या आउटकम है? वैसे शुगर वाली तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई है, अभी इस्लाह होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। साहब का इतना अरसा हो गया सुन रहे हैं कि जी ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, कुछ क्या हुआ? ये और इवन पोर्टफोलियो चेंज कर दिए जाते हैं जिस शुगर वाली में। आप ECC के बीच में लोगों को बैठा देते हैं जिनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है विद डिसीजन, और वो डिसीजन कर रहे हैं। वाडा साहब से पूछना इसका, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वाली तरफ बाद में आते हैं। बताइए जी। खुसरो बख्तियार साहब वो कहते हैं कि मुशर्रफ दौर से अब तक 3-4 फैक्ट्रियाँ जो लगाई उसकी नैब तहकीकात कर रही है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब इंडिया से अद्वियात जो इम्पोर्ट हुई उसके ऊपर केस है। आमिर कियानी साहब के ऊपर अद्वियात की कीमतों के ऊपर 5 अरब की आंचें में गोई हैं कि पैसे उसमें बने हैं। क्या पोजीशन है? देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या वो कुर्सियों पे बैठे, नंबर 1। ठीक है जी, अगर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने चोरी की है नहीं की है, लेकिन वो कुर्सी पे नहीं है। प्लस आप खुद कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है, तो 25-25 साल से इंक्वायरियाँ आज तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। आप मुझे कह रहे हैं कि 22 घंटे पहले जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई उसका मैं 22 घंटे बाद जवाब दे दूँ और मैं साबित हो या ना हो कह दूँ क्रिमिनल, ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। ठीक है जी, अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा मुलविस पाया जाता है
हम डिसोन भी करेंगे और हम आपकी तरह को अगर डिफेंड नहीं करेंगे, हम आपसे ज़्यादा बुरा भला आके कहेंगे और हम कहेंगे कि जो सख्ती एक आम आदमी पे होती है उससे डबल उस पर की जाए। नंबर एक। नंबर दो, आपने आमिर खानी की बात की। आमिर खानी साहब जो हैं वो आज भी, आप अभी फ़ोन लाइन पे ले लें, वो कहते हैं कि जी मेरी जो इंक्वायरी है उसको आप जल्द अज जल्द करवाएं, अगर काम 15 दिन में होता है घंटे में करवाएं। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या आता है वो रिजल्ट के बाद बात होगी। अभी तो मैं इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दूं कि इन्होंने 20 अरब रुपए कमाए हैं नवाज शरीफ के दौर पे। जबान से बोलना तो बहुत आसान काम है, प्रूव करना मेन चीज़ है। आपका चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस है, आपके सारे खानदान के लोग मुल्क से भागे हुए हैं, आप उनकी बात करते हैं, आप उन कहते हैं हम गिरबान से पकड़ के लाएंगे। हमारा कोई इस तरह का आदमी हो, हमारे लीडर का खानदान में कोई ऐसा मुलविस हो, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि हम गिरबान से पकड़ के लाएंगे। आपका जुर्रत है, आप एथिकली बात कर सकते हैं, हम मॉरली कहीं खड़े हो सकते तो हैं। जितने आप सवाल उस्मान बुज़दार के हैं, क्या किसी दिन नौबत आएगी कि आपकी पार्टी उठ के खड़ी हो जाए और जाके सवाल करे और एक पूछे? मिनट देखें नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि प्रोगेटिव जो है इमरान खान साहब का है, बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर हो जी, बॉस हुए हैं। मे भी बहुत सारे लोग समझते हो मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ सीट के अंदर, मैं आपकी डिजर्व नहीं पार्टी करता, के ठीक है जी। लोग अब क्वेश्चन करते हैं, आपकी पार्टी के सीनियर लोग क्वेश्चन करते हैं देखिए उस्मान बुज़दार साहब की देखिए नदीम मलिक क्रेडिबिलिटी साहब, को। कुछ लोग तो कंटेंडर्स भी होते हैं ना, कंटेंडर्स भी होते हैं। मेरा भी ख्वाहिश होती है, शौक होता है कि मैं आपकी कुर्सी पर आके बैठ जाऊँ, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन तो पॉलिटिक्स, ठीक आपकी है जी। पार्टी के अंदर जो होंगे उस्मान बुज़दार को क्रिटिसाइज करते हैं वो हैं जो खुद एस्पायर कर रहे हैं। कुछ कंटेंडर्स भी हैं, कुछ ख्वाहिशात रखते हैं, विश लिस्ट का कोई मसला नहीं है, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और ये इंसान ही करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप मुझे बताएं कि आज उस्मान बुज़दार साहब एक हैट लगा लें, बुशर्ट पहन लें हरे रंग की, फुल बूट पहन लें, पानी के अंदर कूद जाए, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो शाया आदमी वो है, शहबाज ठीक शरीफ है। फिर भी नहीं बनेंगे। ठीक है, चले सर, अल्लाह करे ना बने वो शहबाज शरीफ साहब, पापड़ वाले के थ्रू और साथ घर मुश्ताक खरीद के ना चीनी, करें, ठीक है मुश्ताक सर, चीनी। वो काम ना करें सर, हम मैं तो उस चाहते केस की हैं। तरफ आता हूँ, एक बीपट कर लें। अकील करीम डीडी साहब हमारे साथ हैं, एकेडी साहब। एकेडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत अल्लाह का ऐसा सर करम। आपके वहाँ कराची के कारोबारी तबकों से एक दो लोगों ने तो वीडियो बना के डाल दी कि फौज के हवाले करते हैं 4 साल कराची। एकेडी साहब की भी कोई ऐसी वीडियो बनाने की तैयारी हो रही है कि नहीं? मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, कराची बहुत बड़ा हो चुका है तो इशू तो है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। किसी के ये कह देना ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ हम कोशिश करें कि मिलजुल के लोग काम करें। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम किसी को लड़वाने के लिए कोई ऐसा बयान ना दे जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। सही। अच्छा एकेडी साहब, मैं इक्तिसादी समझता हूँ- मामलात का अगर एक जायज़ा ले लें, मोटे मोटे अहदाफ देख लें, बरामदात नहीं बढ़ पाई, टैक्स रेवेन्यू मोर और लेस उतना ही रहा। 100 अरब रुपए का अगर इजाफा दिखाया तो वो 100 अरब हमने वो उस पैकेज के अंदर डाल दिए हुए हैं जो कोविड के बाद हमने अनाउंस किया था। तो दो बड़े जो एरियाज थे एक्सपोर्ट्स और टैक्सेस, उसमें कोई खतर का कुछ कामयाबी होते नज़र नहीं आई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम कंपेयर ये करें कि जब ये आए थे तो क्या सिचुएशन थी। वो सिचुएशन थी कि पाकिस्तान जस्ट मतलब ऐसे लग रहा था एनी टाइम डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि $20 बिलियन करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसको $3 बिलियन पे ले आए, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, एक्सपोर्ट, जुलाई के फिगर ले लो, अगस्त के जो फिगर लाएंगे, आप यकीन से मैं कहता हूँ आपकी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हर साल एक्सपोर्ट में आपको ग्रोथ मिलेगी। इस साल भी मिलेगी, आने वाले साल में मिलेगी और अगले आने वाले साल। अल्लाह पाक करे जी, अल्लाह पाक करे। ये जुलाई ये अगस्त इसकी वजह भी 2020 की बात कर रहे मैं हैं आप। बता दूं, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई थी तो आपका रुपी ओवर वैल्यू था, वो रुपी अब अंडर वैल्यू है। उसका आपको फायदा होगा एक्सपोर्ट से, और एक्सपोर्ट के एनर्जी के गवर्नमेंट ने जो रेट है वो काफी नीचे कर दिए हैं। जो जो इंडस्ट्री की डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। कोविड की वजह से हम तो अब वेंटिलेटर भी बनाना शुरू कर चुके हैं और वेंटिलेटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप इस वक्त अगर आप हकीकत देखें तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये पाकिस्तान को चेंज करने जा रही है। पाकिस्तान के इंशाल्लाह। लिए सबसे जो बड़ी बात है, मैं इंशाल्लाह आपको बता बेहतरी दूं, की जानब चेंज आनी चाहिए इंशाल्लाह। और टैक्सेस के मैं ऊपर मैं एकेडी सिर्फ साहब, आपको मैं एक बात और कह दूं, अगर आप सुन ले
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरी दुनिया में जो सबसे पहली चीज देखी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी ये 136 नंबर पे थे, आज पाकिस्तान 108 नंबर पे आया है। और जिस तरीके से इसके ऊपर फोकस होके काम किया जा रहा है, आप यकीन करें हम 77 और 80 के बीच में आ जाएंगे। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आएगी ना वो हमारी सोच से भी पार होगी। तो जो रुका हुआ प्रोजेक्ट था इस वक्त फुल स्पीड पे काम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें एनर्जी रिफॉर्म किसी ने भी नहीं किए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनर्जी रिफॉर्म लेके आई है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिए अंडर एहसास प्रोग्राम। आप ये देखें ये भी कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो इन्होंने स्टार्ट किया है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल बढ़ा क्यों था? पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल बढ़ा इसलिए था कि रुपये को आपने ओवर वैल्यू रखा था। अब रुपया ओवर वैल्यू नहीं है, अब आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी नहीं, अब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जिस दिन ये गवर्नमेंट ये गलती करेगी तो फिर इनको भी नुकसान होगा। लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूँ स्टेट बैंक गवर्नर को मुसलसल वो एक्टिव हुए हैं, हर किस्म की चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनके बारे में तो लोग तो कह रहे हैं कि शायद इनकी अनबन जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके बावजूद भी कोऑर्डिनेशन इनका है, काम हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी जो साल पहले रो रही थी, अब उनके पास ना रोने वाला टाइम है। मैं समझता हूँ वो अगर 12 घंटे काम करते थे तो आज 16 घंटे काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आप देखें बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक बिजनेसमैन के मुंह से एक पॉजिटिव एक वाइब सुन के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे कि ये ट्रांसलेट हो, इकोनॉमी ग्रो करे, टैक्सेस बढ़े, डेफिसिट कम हो। कि आप एक काम करें, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को मैं बैठता हूँ टेबल पे, कोई आके बता दे मैंने जितनी बात की एक भी बात गलत होगी मैं रिस्पॉन्सिबल। एक भी बात, चीजें ठीक होनी जा रही हैं, चीजें डायरेक्शन पे जा रही हैं, आपकी एक्सपेंशन हो रही है। आप एग्रीकल्चर इसके लिए देखें ना कि इस गवर्नमेंट ने GIDC कम किया, 425 रुपए बैग यूरिया की गिर गई। इसके बाद उन्होंने सेल टैक्स कम किया, 200 रुपए ये फायदा हो गया। जो बैग 2000 रुपए का बिक रहा था आज वो 1350 रुपए का मिल रहा है। तो आप ये देखें कि फार्मर्स को कितना बड़ा बेनिफिट मिला है, ये कोई सोच नहीं रहा। दुरुस्त। अच्छा AKD साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर रांझा साहब आप बिजनेसमैन के मुंह से रिव्यू मिला। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि AKD पाकिस्तान, ये रेड्डी साहब है ना, अकील करीम साहब, ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन नहीं चाइना के बिजनेसमैन। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की तारीफ के पुल बांधे, हमारे जो स्टॉक मार्केट के 3-4 बड़े पिलर्स हैं उनमें से एक है, तो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब दिया उन्होंने, आपको अच्छा लगना चाहिए। अच्छी बात है उनकी, अच्छी अपनी राय है। लेकिन मुझे तो ये ऑन ग्राउंड में जितनी भी बातें उन्होंने की, मुझे तो कोई भी चीज़ रियलिटी नज़र नहीं आई। आई थिंक कि उनकी एक अपनी स्टेटमेंट हो सकती है और उनको ठीक है, उनकी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन आप अगर जनरली पूछें पाकिस्तान की आवाम से, मुझे ये बताएं कि कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा कारोबार है जो चल रहा है। आपका जो GDP को देख लें, इन्फ्लेशन, बाकी अच्छा, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत वेट दिया। हमारे एक हारून शरीफ साहब थे, इन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन लगाए थे। उन्होंने ऑन पेपर जो चीज़ें ठीक करके नंबर को बेहतर किया जा सकता था, ये क्रेडिट उसको देना चाहिए हारून शरीफ को। तो उसने वो चीज़ें ठीक की जिससे हमारी रैंकिंग बेहतर होगी। उससे फर्दर ठीक करने के लिए हमारी ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इस टाइप की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है जो हम नहीं कर पाए। मैं आपको नदीम साहब, एक्सपोर्ट के नंबर भी जुलाई के महीने के बेहतर है, कुछ चीज़ें सही बोली हैं तो इसलिए ठीक है, पॉजिटिव वाइब जा रही है तो जाने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव वाइब नहीं होनी चाहिए। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वो बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अभी जो हम अभी फर्दर काम कर रहे हैं, कुछ हमारी कानून साजियाँ भी हो रही हैं जो हमारी इंटरनेशनल कंप्लायंस। FATF ने आपके लिए तलवार लटकाई हुई है गर्दन के ऊपर, आपने कानून पास किए, हो सकता है उससे भी जान छूट जाए। अगर आप उसके बीच में सारा कुछ जाके देखें तो आपका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का, उसको हम बिल्कुल ही अब एक रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट किस्म के एनवायरनमेंट में लेकर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात होगी कि ब्लैक इकॉनमी जो होगी वो वाइट हो जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग, होना भी चाहिए। अब उसके एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ना कि यहाँ से जो पैसा लोग उड़ा के बाहर ले जाते थे उसका रास्ता रोकना है, उसका रास्ता रोकना है और उसके बाद डॉक्यूमेंटेड करनी है हर चीज़ें। लेकिन अब देखते हैं कि उसके ऊपर ये तो देखिए जो सिक्योरिटी का बिजनेस कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज में बैठे ये लोग वैसे ही कंप्लायंस करते हैं, ये SECP को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, बट उनसे कंपेयर करके जो आम आपका ताजर है, जो दूसरा मिडिल क्लास में बैठे, उनके लिए कंप्लायंस की जो रजीम है ना बहुत अजीब सी चीज़ होती है। बॉर्डर साहब जितने बड़े
बड़े आपके सियासी हरीफ हैं, सारों के ऊपर इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस चल रहे हैं, कोई सबूत शूत भी हैं या हवा में तलवारें चला रहे हैं अभी आप? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आप वकील करीम डैडी साहब की बात से शुरू करें। एक न्यूट्रल आदमी है, उन्होंने जो बातें की वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बात करते थे, वो जरदारी साहब के दौर में भी बात करते थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में भी बात करते हैं। तो उनकी वेटेज है, और उनकी वेटेज इस तरह भी है कि अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ द पिलर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के, बिल्कुल है। आप उसके बाद अगर एक और नाम लेंगे तो आरिफ हबीब का नाम आएगा। आरिफ हबीब भी शाबाशी बोलेंगे, ठीक है, वो भी आपको यही बताएंगे। इसका मतलब है कि ये वो न्यूट्रल लोग हैं, ये वो लोग हैं। आप सिराज तेली साहब को ले लें, ये वो लोग हैं जो अगर गलत होगा तो आपके फौज को बुला रहे थे कराची वो में। टीवी शो के अंदर, ये मैं आपको अकील करीम साहब का, हम तो बड़े हुए हैं इनके सामने, अगर आज गवर्नमेंट इसका 10% या 50% ना करें तो यही अकील करीम डैडी साहब प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के बोलेंगे आप गलत कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज गलत है। और हमने सुनी ये चीज़ें अकील करीम साहब के तहत, और कंसोलिडेट होके ओपिनियंस लेकर, सजेशन लेके हम आगे चल रहे हैं। और मैं उनकी बात को बेटे इस तरह से भी देता हूँ, नॉट ओनली कि वो मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या सच बता रहे हैं, अदरवाइज भी अकील करीम डैडी साहब या आरिफ हबीब साहब जब भी प्रॉब्लम आई है, अभी जैसे कोविड के इशूज़ थे, हमने इनको इंडिविजुअली फ़ोन किए। ये हमें कह सकते थे कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने जो हेल्प हमारे लिए की, गरीब लोगों के लिए, वो इन्होंने इनके लिए भी की, उसके लिए भी की, और हर आदमी के लिए करते हैं। तो एक आदमी जो न्यूट्रल हो उसको वेटेज दो, और आपको खुश होना चाहिए। अब मैं आपको से बता दूं इनकी बात के बाद कार सेल 27% बढ़ी है इस रेजीम के अंदर। FBR के रेवेन्यू 23%। सर मैं इस महीने आपकी इस्लाह करूंगा। पहले आप उन चीज़ों को ज़मीन पर लेकर आए हैं। कुछ चीज़ 3 लाख बिक रही थी तो वो 100 आ गई, मई जून के महीनों में 0 पे आ गई। अब जून के ऊपर जुलाई में अगर वो 25-30 बिक गई हैं तो आप कहते हैं 27%। नदीम मलिक साहब, आपको यहाँ भी ये नंबर आप ट्रैक करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा टर्न अराउंड कर देता हूँ। सर, अमेरिका जैसे मुल्क की इकोनॉमी मेल्ट कर गई, उस टाइम के अंदर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस हालात में छोड़ गए थे, IPPs का आप क्रेडिट नहीं देंगे इमरान खान साहब को। इन्होंने डॉलर की पैरिटी के अंदर उसको लिंकअप टाई अप किया हुआ था। इस गरीब कर्जे वाली आवाम को आपने डॉलर में क्यों किया था? किकबैक्स आपको मिल रही थी, ये भी आपने उसको क्रेडिट देंगे इमरान थोड़ा खान सा को। बेनिफिट मिलेगा आपको सर आज नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आगे। अभी तो सर्कुलर डेटा हमने क्लियर करना है। क्योंकि We have to be very clear what we are saying। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी वो एक और बीपर भी करूंगा, लेकिन ये IPPs जो थे 90 की दहाई में जो साइन किए गए थे, लाइक मैं आपको हबको की मिसाल दे सकता हूँ, आपको कैपको की मिसाल दे सकता हूँ, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो 2023 ऑनवर्ड हुकूमत पाकिस्तान को अंडर द लॉ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड ओवर करने हैं। ये आपकी 1.5 साल की एक ऑब्लिगेशन है, उसके बाद आपने इनसे आगे निकलना है। तो कीप दैट इन माइंड। मुझे एक बात वो एक बताएं ना, प्रोजेक्ट का साइकिल था जो पूरे होने के बिल्कुल एंड के ऊपर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कस कर लेते हैं ना, 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको तर्जीह दे देता हूँ। एक बीपर कर लें जी, एक बीपर कर लें। आमिर खान साहब हमारे साथ हैं जी, MQM के सीनियर रहनुमा। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। आमिर साहब, बड़ा रौला चल रहा था कि कराची में न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दें। पहले कहते थे गवर्नर राज लगा दें, फिर आर्टिकल 149 के तहत डायरेक्टिव्स दे दें, फिर कहा कि नहीं, एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करते हैं जहां वफाक कराची की हालत बेहतर कर ले। क्या ये दुरुस्त है तरीका, कराची को वफाक के हवाले कर दें? नदीम भाई, कराची के मसले को हम बारहा इस बारे में कह चुके हैं कि कराची के मसले को सीरियसली समझने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से कोई इस मामले पर सीरियस होता ही नहीं है। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वाडा भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको मालूम है कि इस शहर की क्या हालत है। इनके अपने कैंडिडेट जो यहाँ से जीते हैं वो ये बात अपने मीटिंग्स में कि भाई हम आवाम को क्या मुंह दिखाएं, ये तो एक अलग पहलू हो गया। कराची के मसले को, यानी इस वक्त बारिशें हुई, बारिशों में तबाही फैल गई, लोगों के घरों में छतों तक पानी आ गया, गाड़ियां पूरी डूब गईं, अमवात हो गईं। उसके बाद NDMA यहाँ पर आता है और वो आगे कहता है कि भाई हम यहाँ पर नालों की सफाई करेंगे। नदीम भाई, 2 महीने के लिए ये सफाई होगी, 2 महीने के बाद हम फिर वहीं खड़े होंगे जहाँ आज हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कराची के लोगों को इख्तियारात दीजिए, मेहरबानी करके दीजिए कराची के लोगों को इख्तियारात, उसके बग़ैर मसला हल नहीं होगा। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है जिस तरह कोलैप्स हो रहा है, यानी तबाही की तरफ जा रहा है, उसका वाहिद हल ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, सूबे बनाएं। उसके अलावा अब कोई हल नहीं है। पहले ही कौमियतों की आप आमिर साहब क्या तजवीज़ कर रहे हैं? कता कलामी हो रही है।
आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं? कराची को सूबा बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं आप? मैं आपसे सिर्फ कराची नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान नहीं, मुझे में आप सूबों ठीक है, वो का आपकी बहुत इजाफा जनरलाइज किया जाए। स्टेटमेंट हो जाएगी। वो यहाँ साउथ पंजाब के ऊपर काम हो रहा है, तो क्या आप कराची के लिए भी ये तजवीज़ देते हैं कि उसे अलहदा से सूबा बनाया जाए? ये जी तजवीज़ है आपकी? बिल्कुल ये तजवीज़ देते हैं। हमारा ये मुतालबा है, हमने एक जलसे के अंदर करारदाद पेश की है, अवाम ने उस करारदाद को मंजूर किया है। एक एक आदमी का मुतालबा है कि अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए सिंध के अंदर बेहतरी मुमकिन नहीं है। तो अब सिर्फ यही रास्ता रह जाता है कि फिर या तो आप आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात दीजिए, इख्तियारात देने को ये तैयार नहीं है, तो फिर हम यही मुतालबा करेंगे। अच्छा, ये मुतालबा क्या गैर आईनी है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या अच्छा, सूबे का आईनी रास्ता इसका तरीक़ेकार सूबाई नहीं लिखा असम्बली हुआ से है? होकर गुजरता है, लेकिन मैं यहाँ मेरे पास वाडा साहब हैं, बजाय मैं इसके ऊपर तबसरा करूँ इन्हीं से दरखास्त करूँगा। वाडा साहब, मुतालबा नया सूबा कराची को कहते बना दें। देखिए नदीम अली साहब, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। नहीं, बिल्कुल, कराची ये बात है, ठीक है। पर्टिकुलर उन्होंने नहीं, सपोर्ट वो किया कि उसको सूबा नहीं, बना दें। पहले जनरलाइज स्टेटमेंट था, उन्होंने जनरलाइज कराची स्टेटमेंट दी। specific। उस स्टेटमेंट के अंदर वजन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे पूरे कराची- पाकिस्तान में सूबे बनने कराची चाहिए। को वो propose कर रहे हैं। कराची के अंदर भी जबान लसानी बुनियादत पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में तो हर कोई वाई नॉट, नंबर वन। तहरीक इंसाफ उनके इस मुतालबे को सपोर्ट नहीं करती नहीं, है। देखिए हम तो पहले ही कहते हैं कि सूबे होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव। कराची को लहदा सूबा बनना चाहिए, आप सपोर्ट करते हैं। मैं इन जनरल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो हमारी मुतालबा कराची का है सर। देखिए, अगर वो बात ये कर रहे हैं तो उनके मुतालबे के अंदर वो अपनी रीजनिंग भी दे रहे हैं, और रीजनिंग ठीक है उनकी। आप सपोर्ट करते हैं? हम मोहताज हो गए हैं। देखिए, मैं कराची से इलेक्ट हुआ हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कराची में किसको क्या दूं जाके अपनी आवाम को? देखिए, जो मैं कर रहा हूँ छोटा मोटा पॉइंट, तो फिर आप आमिर खान के मुतालबे को ठीक है, सपोर्ट मैं करते बिल्कुल हैं? कहता हूँ कि जी, अगर आपकी जो सिचुएशन चल रही है, अगर आपने इनको पावर्स नहीं दी, कराची को नहीं पावर्स दी गई, कराची को पैसा नहीं दिया गया, कराची काम नहीं करेगा। और हमारी बदकिस्मती है कि मैंडेट सिंध गवर्नमेंट का है, सिंध हुकूमत का है, उसकी वजह से हम मोहताज हुए फैसल हैं। वाडा कराची सूबा सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, वो उनकी टेक है। मैं तो जो मेरी पार्टी की लाइन है, वो जो क्या? मेरा वो ये है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे पूरे पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। सर नहीं, ठीक ये है? आप नहीं, मैं तो घूम देखिए के निकल ना जाएं, या नदीम अली कराची साहब, को सूबा सपोर्ट मैं करें या नदीम अली वोट साहब, करें। देखिए जितनी मैं बात करूंगा मैं उधर ही रहूं। मैं उनकी इस बात को जरूर वेटेज देता हूं कि अगर आपने राजा नहीं साहब। दिया, आपने कराची के ऊपर एक हंगामी बुनियादों पे कोई काम नहीं किया, कराची के अवाम के गंभीर मसले नहीं सॉल्व किए, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट की मोहताजी की वजह से, क्योंकि एक तासुब के तौर पे, या क्योंकि हमें वो वोट पड़ा है, हमारे काम नहीं होते जो हमारा आईनी राजा साहब, हक है। आपकी जमात सपोर्ट करती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची के जो हालात हैं उनको देखते हुए वाकई हम ये नहीं कहते कि वो सूबा बनना चाहिए, लेकिन इस मसले का हल ज़रूर निकलना चाहिए। उन्होंने तो सूबे की तजवीज़ दी है, ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। देखिए, सूबा बनने से पहले आपको कई चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, आईनी तरमीम करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको हाउस में एक राय डेवलप करनी पड़ेगी और हमायत चाहिए होगी। वो चीज़ें ना करें ना, वो डिमांड फिलहाल ना करें। फिलहाल सोल्यूशन क्या है? फौरी सोल्यूशन क्या हो सकता है? फौरी सोल्यूशन ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो कराची में इनके अलायंस बैठे हुए हैं एमक्यू वाले, उनको पैसे दें डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट से। टीसीआई में मीटिंग करें, मीटिंग में वो इशू एजेंडा पे लेकर आए, चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप कुछ पैसे दें, कुछ पैसे ये दें, और वहाँ पे जो बैठे हुए वो, अब वहाँ पे ये क्यों नहीं करते? वहाँ पे जो लोग बैठे हुए मुंतखब, वो लोग हैं एमक्यूएम के लोग, और उन पे इनको एतमाद नहीं है कि कल हमारी जो इलेक्शन अगला लड़ना है तो वो एमक्यूएम को वोट देंगे, वो हमें वोट नहीं देंगे। उसी तरह जो इनके लोग हार गए हैं एमक्यूएम के लोगों से, अब जीते हुए लोगों को ये फंड्स नहीं दे रहे, जो हारे हुए लोग हैं उनको ये फंड्स दे रहे हैं। आमिर खान से दिस इज अ मेजर इशू ओवर देयर। तो कुछ थोड़ा सा ये भी काम ठीक करे ना सारा। आमिर साहब, कराची का एक बहुत बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर था, और 2013 के रेंजर्स वाले उस ऑपरेशन के बाद कराची में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उसमें एक स्टेप आपकी जमात ने भी बड़ा लिया। आपने जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग थे उनसे फासला कर लिया, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ नारे उठाए उनसे आपने ऐलान ला तलकी कर दिया। तो क्या हम एक ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जिसमें कराची में अमन, तरक्की और गुड गवर्नेंस वाला निज़ाम जो है उसमें आप लोग शाना बशाना चल रहे हो, बाहर से इशारे के ऊपर यहाँ ना हंगामे हो, ना दुकानें बंद हो? कुछ ऐसा तरक्की का सफ़र देखते हैं आप आने वाले दिनों में? नदीम भाई, जहाँ तक अमन अमान की सूरत हाल है, और यहाँ पर रेंजर्स ने जो अपना एक किरदार अदा किया है, और हमारा भी उनके साथ एक ताउन रहा है, और उन्होंने इस शहर के अंदर बहुत उनके ऑपरेशन कह लें, या जो उसमें काफ़ी जगहों पे ज़्यादती भी हो गई है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कराची शहर के अंदर अमन कायम हुआ है।
और ये अमन बरकरार रहना चाहिए। और जो आपने दूसरी बात की, देखिए उस पे तो हम कतई ताल्लुक़ कर चुके, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अब भी अगर वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ भी रहे हैं तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम शदीद मजम्मत करते हैं इसलिए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, इवन मेरा भाई अगर कोई गलत बात करेगा मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा, उसकी भी मजम्मत करूंगा। तो हम इस मामले तो में तो बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन कराची का मसला सिर्फ अमन व अमान का नहीं है, कराची का माशी मसला भी है, यहाँ के लोगों के रोज़गार का मसला भी है। यहाँ पर सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है और इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इस बात के ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ वाडा भाई से भी कहूँगा कि इनके साथ भी पिछले साल हमने बात करी, 1 अरब इन्होंने फौरी तौर पे दिए, वो आए, उसके टेंडर्स भी हो गए। उसके साथ साथ 6 अरब की भी बात हुई थी, वो 6 अरब नहीं मिल सके हैं अभी तक हमें। उसके साथ साथ 18 अरब की और बात की थी कि वो इस बजट के अंदर रखे जाएंगे और वो मिलेंगे, नहीं मिल सके हैं। ख़ास तौर से पीटीआई को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारा मेयर है, हम नाकाम हो गए, आप किसी और को दे दीजिए इख्तियार, लेकिन इस शहर का इख्तियार किसी को भी दे के काम तो करिए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ पर पंजाबी भी बसते हैं, यहाँ पर पठान भी बसते हैं, यहाँ पर सारे लोग बसते हैं। ये कहाँ जाकर अपने जो है जो दुख है, परेशानी किसके आगे रखें? आमिर खान साहब, किसी सतह के ऊपर आपने वज़ीर आज़म से मुशावरत की? ये नया सूबे की जो बात की आपने, कोई बात की हो उनसे, या ये अभी जनरल अफजल मीटिंग्स कर रहे थे उनसे ये डिस्कस किया हो आपने कि एक नया इंतजामी यूनिट बना दें? कोई ऐसी बात आई ज़ेर गौर किसी सतह पर? देखिए हमने तो ये मुतालबा रखा है और जाहिर है कि इनकी अपनी मजबूरियां हैं कि इनके ये अगर कराची सूबे की बात करेंगे तो इनके जो सिंध के लोग हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं, ये इस वजह से इसको बरमला कह नहीं सकते, ये इनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन हम तो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं और हमने कहा है, असद उमर साहब से भी कहा है, आपने ये बात या आइडिया वज़ीर आज़म से या जनरल अफजल से डिस्कस किया जो रिसेंट मीटिंग्स हो रही थी? देखिए जनरल अफजल साहब का तो ये डोमेन नहीं है, वो सिर्फ ये नालों की सफाई और यहाँ पर जो कचरा वचरा है उसके हवाले से वो मीटिंग्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब से हमने ज़रूर कहा है कि जब तक इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबों का इजाफा नहीं होगा बेशमुल कराची, और चूंकि अब ये एक बिल्कुल पककर सामने आ गया है, तबाही फैल चुकी है, एक ज़रा सी बारिश होती है तो इस पूरा शहर डूब जाता है, तो ये कैसे बेहतर होगा? तो हम जो मुतालबा कर रहे हैं आइन के अंदर रहते हुए मुतालबा कर रहे हैं। आइन की शिक है 239 का 4, आप उसको ख़त्म कर दीजिए। हमने ये देखा है कि वफाक जब भी कोई फैसला करता है तो उसके लिए सारे रास्ते हमवार हो जाते हैं और उसके ऊपर अमल भी हो जाता है। अभी आपने देखा है सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन का हुआ, सेनेट का किसकी अक्सरियत थी, क्या हुआ, बंद हो गया ना सारी चीज़ें। तो वफाक अगर चाहे तो ये 239 को ख़त्म करके ये जो सूबे की शिक वो ज़हन में रखिएगा, उस तरीके से सूबा बनाने के लिए भी आपको फिर कहीं और रास्ता कायम करना पड़ेगा। नदीम भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि हम बंदूक के जोर पे सूबा नहीं मांग रहे, क्योंकि यहाँ हमने देखना यह है कि 2 साल की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। उसमें एक आपके हलीफ है एमकेएम वाले, एक है काफ वाले, काफ वालों के ऊपर भी नैब के केसेस बने हुए हैं। सियासी इस्तेहकाम एक आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मेजोरिटी में नहीं है, चंद एक सीटों की अक्सरियत के साथ आप बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली में सेनेट में आपकी अक्सरियत ही नहीं है, तो कोई सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए सर, हमारी नदीम मलिक साहब बड़ी अच्छी कोलेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग है, सो मच हो कि आज अमीन असलम साहब जो अमीन साहब जो हैं मिनिस्टर हैं एमक्यूएम के आईटी के, उन्होंने भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा हम आपके विजन के हिसाब से चलेंगे, तो हमने बड़ा कंफर्टेबल रखा है और हम ओपन फॉर सजेशंस हैं। आमिर खान साहब जो बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आमिर खान साहब को कहेंगे जी आपने हमें वोट दे दिया अब आप आगे बात नहीं कर सकते। हमारे पार्टनर हैं, हम उनकी जो जायज़ चीज़ होगी उसको मानेंगे, जो सजेशन वो देंगे अगर हम उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करें हम उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जहाँ तक यूली की बात की या आपने एमक्यू की बात की या फॉर दैट मैटर पीटीआई की बात की, नैब के केस हैं या एफआई के केस हैं या पुलिस के केस हैं, केसेस हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, केसेस हैज़ नथिंग टू डू विद कोलेशन, केसेस हैज़ नथिंग टू डू विद अलाइंसेस। अलायंस अपनी जगह पर है, ये तो आमिर खान साहब भी बोलते हैं, आप अभी पूछ सकते हैं। अगर कल केस इनके ऊपर है या किसी और के ऊपर एक मिसाल है तो ये उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, जायज़ केस हो, हम पे अगर होंगे हम हमारे ऊपर जायज़ केस होंगे। केसेस के ऊपर तेजी आई जब उन्हें लगा कि बुजदार के ऊपर दबाव बढ़ने लगा है, तो काफ लीग वाले आपने बटन दबा दिया कि केस तेज कर दें। देखिए नदीम मलिक साहब, काश हमारे पास वो बटन होता ना, सबसे पहले तो हम इन पे ऐसा बटन दबाते खुदकश कि हम इनको
सांस भी ना देने देते, ठीक है दबाया जी। था। लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर बड़ा रहे सर, सख्त दबाया हमारे था। ऑटोनमस आप इदारे। क्या बता रहे हैं? मेरे पे बड़ा जबरदस्त हमला किया मैं था आपकी बात नहीं कर इन्होंने, रहा, पार्टी की बात कर रहा हूँ मेरे पे जाती तौर पे भी किया था। सर। आपको तो बचाना है, मैं खुद आ जाऊंगा सर। नहीं देखिए, तो आपने मेरे जैसे तो शरीफ कुछ आदमी किया को नहीं सर। बख्शा, आपने सर, मुझे भी आप- नैब सर, में तलबा सर, लिया वो तो- आपने, क्योंकि बोलते सर, हैं, आप बोलना तो हमारा फर्ज बनता है अपनी सर, पार्टी ये भी की शरीफ, बात करना। नवाज शरीफ भी, अब मुझे भी शहबाज उसने शरीफ भी, बुलवा लिया। मरीम अब शरीफ देखिए भी। वहां पे आज तक मुझे इल्जाम सब नहीं शरीफ है पता। सर, बदमाश हम है मैं सर। आपसे पूछ के नैब से, अदालत ने भी पूछा, बता दें, इल्जाम बता दें। आज तक नहीं पता क्या इल्जाम है। बस जाना 90 दिन का रिमांड है, बिठा रहे ना, गिरफ्तारी डालनी, बंदा सर बैठा। आप तो वैसे ही रंज हैं। इमरान खान वो कहा करते थे, एक वो ब्रिगेडियर है रांझा साहब, उन्होंने पंजाब का इलेक्शन रिग किया था 2013 में, याद है आपको? वो भी आपके मेरे रिश्तेदार ही हैं, दोस्त। वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब कहे ना दोबारा, फिर पता चल जाएगा। नहीं नाम लेंगे अब। वो भी रांझा साहब ही है ना आपके। मैं तो खान साहब से कहता हूँ दोबारा पूरी कहानी छेड़े। आमिर खान साहब, 2 साल की कारकर्दगी, दो तीन जुमलों में, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हुकूमत अच्छा डिलीवर कर पाई, या वो जो वादे किए थे वो हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात हुई? देखिए, ये वाडा भाई हमारे दोस्त हैं, इनको थोड़ा सा मुझसे इख्तलाफ भी हो जाएगा, नाराज़ भी शायद हों। मैं समझता हूँ, अच्छा, इनकी एक प्रॉब्लम्स भी हुई इनके साथ। ये कोविड आ गया, इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आ गई, इसकी वजह से इकॉनमी पे बहुत असर पड़ा। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल इनकी तस्लीम करते हैं, मानते हैं। लेकिन जो दावे या जो नारे या जो ऐलानात थे, उसमें उस हद तक हमें कामयाबी नज़र नहीं आती है। इनके वज़रा के ही बयानात मौजूद हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर 22 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासर होंगे या जो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि जिससे आम आदमी को रोज़गार मिले, आम आदमी की मुश्किलात दूर हों। उसमें हमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अभी तक नज़र नहीं आ पाई है। दोस्त हैं हमारे, नाराज़ होंगे, हम इनकी हुकूमत का हिस्सा हैं, और जहाँ जहाँ हमें लगता है हम इनसे शिकवा भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। ये अपनी दानिश में कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मसाइल के लिए इनसे बात करते हैं और उसका शिकवा भी करते रहते हैं। हमें तो हमारे हिस्से का जो इन्होंने वादा किया था वो भी नहीं मिला है अभी तक। जो पैकेज के हवाले से कराची के लिए फंड्स इन्होंने कहा था वो भी अभी तक नहीं मिल सके हैं। तो इसके ऊपर जो है सीरियस होकर गौर करना चाहिए। बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं, माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब किस्म के मामलात में उलझी हुई है, क्राइसिस हैं। वो सारी परेशानियों के साथ साथ मैं फिर कहूँगा, आमिर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ, आमिर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वाडा साहब, सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही थी। पहले तो अपनी हुकूमत बता दें। पहले तो मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि मार्च की यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान को चलता कर देंगे और नया कोई इलेक्शन वक्शन का सीन होगा। वो पूरा नहीं हुआ वादा उनके ऊपर। अब आप क्या 5 साल पूरे कर लेंगे, या मौलाना से किसी ने कोई और मार्च का वादा किया हुआ? देखिए नदीम साहब, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड है, जो टेक ऑफ पोजीशन पे पाकिस्तान है और जो तरक्की की तरफ हम देख रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस हमारा है, उस हिसाब से तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह परवरदिगार के करम से हम 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना से वादा किसने किया था? ठीक है, देखिए मौलाना इज़ इरेलेवेंट। उनको आप अपने शो के अंदर बात भी करेंगे तो मैं कहूँगा कि सर आप टाइम ज़ाया करें अपना भी और मेरा भी। इरेलेवेंट लोगों की किसी कोई बात और नहीं मार्च का करें, वादा ठीक ना है? हो गया हो? सर ऐसी 50 मार्च कर लें सर, हमारे लिए अल्लाह की मेहरबानी। हम जैसे ऐश झाड़ते हैं या मिट्टी झाड़ते हैं, वो हमारे लिए वो सिचुएशन भी नहीं है। मौलाना की रेलेवेंस हमारे लिए ये भी नहीं है, नंबर 1। अच्छा, इतना बड़ा बोलना बोले, यहाँ से उन्हें वापस भेजने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ी। नहीं सर, वो तो एक्सपोज हो गया। देखिए हमारा नदीम मलिक साहब इशू ये है कि हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी की, आपने इंट्रोडक्शन में बात की, अकाउंटेबिलिटी की हमने बात की। मरीम नवाज साहब अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल अगर उनसे पूछा तो वो पत्थर लेके आ गई, कल गोली मार देंगे। इससे पहले उन्होंने कोर्टों में हमला किया। अगर ये सियासत आपका बड़ा चैलेंजर मरियम ने होना है आइंदा, शहबाज शरीफ ने नहीं सर। वो तो वैसे ही नाअहल है। इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगी सर? नाअहल है सर। ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। तो अभी तक तो नाअहल है। अब ऐसा तो नहीं होता कि नाअहल को अहल कर दें। केसेस अदालतों में ही है ना अभी। नहीं तो एक जगह फाइनलिटी तो तैयार नहीं, एक जगह पे तो कन्विक्ट हो चुकी है। फाइनलिटी मुझे तो आप अभी अपीलों पे चल बताएं कि किसी माशरे के अंदर आपने देखा है कि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया, आपको, मुझे या मोहसिन साहब को बुलाया, तो क्या हम नहीं, बट्टे तो दोनों तरफ से गलत थे ना। उधर से बट्टे पड़ने चाहिए थे ना उधर से। इधर से तो सर कोई सवाल ही बता। आप कल आपको पुलिस अगर रोड पर रोकेगा पत्थर उठा के मारेंगे? क्यों जी, राजा साहब बताइए। देखिए जी, अगर वहाँ पे क्राउड खड़ा हुआ था तो वो क्राउड के ऊपर शेलिंग करने की जरूरत क्या है? पत्थर क्यों लाए थे आप? देखिए शेलिंग करेंगे, पत्थर क्यों लाए थे सर? देखिए मैं नहीं कह रहा कि कोई पत्थर लेकर आया, ना ही कोई पत्थर लेकर गया है।
गाड़ियां गलत दिखा रहे हैं, आपके कैमरे गलत दिखा जो रहे हैं। थैले पड़े हुए जो नजर आ रहे देखिए पत्थर, अब मैंने तो अभी तक कोई थैला नहीं देखा है, सुना यही है कि जी थैले भी थे, मैं ये वीडियो था, भेज रहा हूँ। लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तस्वीरें, हो सकता है इन्हीं के लोगों ने बना के थैलों वाली वीडियोस हमारे साथ मंसूब थैलों कर वाले दी। इनके अंदर साथ बिठाती हूँ आप देखिए लोगों ने। अब और नहीं, वो एमपी तो की गाड़ी मंसूब के कर अंदर दी हो, रीवो के अंदर हमसे जो मरियम नवाज की गाड़ी के बराबर चले थे और गाड़ी फैसल भी मजबूत बॉर्डर निकली। ने देखिए- नाजा की गाड़ियों में पत्थर खवा दियो कुछ देखिए- नहीं। मजबूत आप देखिए कि बुलेट नहीं- प्रूफ भी उतनी जाली निकली, नहीं। पत्थर से टूट गई। घर से शीशे तोड़ के लाए और कह रहे पत्थर से टूट गया। बात- कभी आप सुना है दुनिया में बुलेट शीशा घर से तोड़ के लाए थे। 100%। देखिए ये अब पहले मैं- जवाब अगली दीजिए। बार ऐसा मैं- काम हो हम अरेस्ट करेंगे सर। मैं आपको ये कह रहा किसको हूँ, arrest करेंगे? नहीं ये मैं आपको जो भी हुआ। वो जो तो घर से शीशा तोड़ के लाएगा नहीं उसको नहीं नहीं, ये देखिए निजाम मेरी- करने देंगे कि आप लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर आप पथराव और देखिए गोलियां ये बताइए, ये challenge देखिए है बड़ी आपको। बड़ी बात है, हम तो कहते हैं हमें अरेस्ट करें, हम तो चाहते हैं कि हमें अरेस्ट करें, आप वो टाइम और लगा के आप जितनी हीरो जल्दी बनेंगे। ये हमें अरेस्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारा और मुकदमा मजबूत होगा कि ये तो जुल्म कर रहे हैं लोगों के आगे, जो बोलता है इनके सामने खड़ा होता है उसको सर, उठा के टाइम जेल खत्म हो में डाल जाएगा। देते हैं। सर ये जो नैब बात की इन्होंने करता है- शिक बनाई थी, जो बात बताइए। करता है पीपल्स पार्टी उसको उठा के उन्होंने नैब में इसमें डाल कहते देते हैं पब्लिक ऑफिस अगर 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार की चोरी करे, 1 अरब 100 करोड़ की चोरी मैं करे, आपको- आप सवाल नहीं कर सकते उससे, क्योंकि उसके अब्बा का मुल्क है। अब मैं हम इसमें चोरी और करेंगे इसमें- 99 करोड़ रुपए की, आप सवाल नहीं करेंगे। इसमें ये- आप नायल हमें 10 साल के नहीं कर इसमें सकते, ये भी- 5 साल के लिए करेंगे। इसमें ये भी आपको लिखा हमें हुआ है। कन्विट करेंगे, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे बीमारी का करके। इधर आप रिपोर्टें दे रहे थे, उधर आप अब रिपोर्टें मुझे दे इस रहे हैं। पे नैब पे मैं भी एक बात, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बीआरटी में जो हमने सारा कुछ किया वो भी जायज कर दिया, इन्होंने बिल में वो भी लिखा हुआ है फैसल कि हमारी बॉर्डर- बीआरटी की करप्शन को कवर दे दिया फैसल जाए। बॉर्डर साहब, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।